दोस्तों आज हमने बात करनी है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर। इससे पहले आप ये पढ़ चुके हैं कि मोमेंटम जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी होता है और इसको हम स्मॉल p से डिनोट करते हैं दैट p इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी और इसका जो यूनिट होता है SI यूनिट वो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक आइसोलेटेड सिस्टम कैसा होता है। आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसको आप एक नाराज सिस्टम कह सकते हैं, क्योंकि जब कोई आदमी नाराज होता है तो वो क्या कहता है कि ना मैंने किसी को कोई चीज़ देनी है और ना ही किसी से कोई चीज़ लेनी है। तो ये सिस्टम भी बिल्कुल ऐसा ही सिस्टम है कि सराउंडिंग से ना ही ये किसी चीज़ को देता है और ना ही कोई चीज़ लेता है। सो आइसोलेटेड सिस्टम को आप कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि इट इज अ सिस्टम ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट। और अब अगर हम बात करें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है कि फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। सो ये इसकी स्टेटमेंट हो जाएगी, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल लीनियर मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट। अब ये मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट कैसे रहेगा पूरे सिस्टम का, इसको अब हम एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है कि दो बॉल्स हैं जिनके मैसेज m1 एंड m2 हैं और ये वेलोसिटी v1 और v2 से मूव कर रहे हैं। जो बॉल m1 है वो वेलोसिटी v1 से मूव कर रही है और बॉल m2 जो है ये वेलोसिटी v2 से मूव कर रही है इन अ स्ट्रेट लाइन। और अब हम ये सपोज कर रहे हैं कि लेट v1 इज ग्रेटर देन v2। जो m1 की वेलोसिटी है वो ग्रेटर है m2 की वेलोसिटी से। सो क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, सो आफ्टर सम टाइम ये दोनों कोलाइड करेंगे। यहाँ पे इनका कोलिजन हुआ है और आफ्टर कोलिजन इनकी वेलोसिटीज चेंज हो जाएगी। सो आफ्टर कोलिजन मैंने कहा कि m1 की वेलोसिटी v1 प्राइम हो गई और m2 की वेलोसिटी v2 प्राइम हो गई। अच्छा, अब आप इसको एग्जाम में कैसे लिखेंगे कि कंसीडर एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू बॉल्स ऑफ मैसेज m1 एंड m2 मूविंग विद वेलोसिटीज v1 and v2 in a straight line and let v1 is greater than v2. So after some time they will collide with each other and after collision their velocities become v1 prime and v2 prime. So now the total momentum before collision. अगर आप इस पूरे सिस्टम का टोटल मोमेंटम निकालें बिफोर कोलिजन तो इसका जो मोमेंटम होगा बॉल 1 का, जिसका मास m1 है और इसकी वेलोसिटी v1 है, तो इसका मोमेंटम होगा p1 एंड मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। सो इसका मोमेंटम हो जाएगा m1 v1। इसी तरह जो बॉल 2 है जिसका मास m2 है और वो वेलोसिटी v2 से मूव कर रही है, इसका मोमेंटम हो जाएगा p2 इज इक्वल टू m2 v2। और अब हम क्योंकि बात करने जा रहे हैं टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, सो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन हमारे पास हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2। आफ्टर कोलिजन देयर वेलोसिटीज बिकम v1 प्राइम एंड v2 प्राइम और मास चेंज नहीं हुआ। सो आफ्टर कोलिजन अगर हम इनका मोमेंटम निकालें तो इसके मोमेंटम को हम कहेंगे p1 प्राइम विच इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम, क्योंकि अब इसकी वेलोसिटी v1 प्राइम है एंड इसका मोमेंटम हो जाएगा p2 प्राइम विच इज इक्वल टू m2 v2 प्राइम। सो नाउ द टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन विल बी m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 prime. So these are the total momentum before collision and after collision. Now we apply the law of conservation of momentum, and the law of conservation of momentum state that the total momentum before collision should be equal to total momentum after collision. So हमने यहाँ पे law of conservation of momentum apply किया that total momentum before collision
इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। सो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन हमारे पास क्या था, m1v1 प्लस m2v2 एंड टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इज m1v1 प्राइम प्लस m2v2 प्राइम। सो ये हमारे पास फाइनली इक्वेशन आई है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की।